बिहार में बीजेपी और एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है। एनडीए में शामिल एक पार्टी बिहार में एनडीए से अलग हो सकती है और वो नीतीश कुमार के साथ जा सकती है। ये काफी तेजी से नई डेवलपमेंट एक अभी बिहार के अंदर हो रही है। इस पे पूरी हम डिटेल से आपको जानकारी देंगे। उससे पहले निवेदन है कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, इससे मुझे मदद मिलती है। अब आ जाते हैं वीडियो के मुद्दे पे कि बिहार में कौन सी ऐसी पार्टी है जो एनडीए में शामिल है और वो अब एनडीए से अलग होकर नीतीश कुमार के साथ जा सकती है। तो उसका जवाब है जीतन राम मांझी की पार्टी हम, यानी कि हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा। दरअसल नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी की एक बहुत ही गोपनीय मुलाकात हुई है राजगीर के अंदर। नीतीश कुमार नालंदा के दौरे पे थे और नालंदा से जब वो वापस लौट रहे थे तो बीच रास्ते में राजगीर में जीतन राम मांझी से उनकी मुलाकात हुई और कहा यह जा रहा है कि जीतन राम मांझी की जो मुलाकात है वो नीतीश कुमार से लगभग 1 घंटे से ज्यादा चली है। और आप लोग समझ सकते हैं कि अगर 1 घंटे तक 2 पार्टियों के बड़े नेता मिलते हैं तो 1 घंटे तक बात करना ये कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव से भी जब नीतीश कुमार मिलते हैं तो 10-15 मिनट में ज्यादातर मुद्दों पे वो अपनी बात रख के और समझ के समझा के वापस आ जाते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का 1 घंटे से ज्यादा समय तक जीतन राम मांझी के साथ एक गुप्त बैठक करना कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में फिर से जो बदलाव की तरफ इशारा करता हुआ दिख रहा है। हालांकि इस मीटिंग के 4-5 दिन पहले जीतन राम मांझी दिल्ली गए थे और उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की थी। और उसके बाद जब वो दिल्ली से जब बिहार वापस लौटे, अब आप लोगों को ये पता ही है कि दिल्ली अगर वो गए हैं तो किस लिए गए हैं। दिल्ली वो इसलिए गए थे कि वो सीट बंटवारे के मुद्दे पे अमित शाह से अपनी बातों को पूरी तरीके से रख सके और वहां से जो फीडबैक मिलता है वो अपनी पार्टी को उसी तरीके से तैयार करें। तो जब जीतन राम मांझी अमित शाह से जब दिल्ली में मिले और पटना लौटे, यानी बिहार जब वापस लौटे, तब उन्होंने एक बयान दिया कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कि 2024 में भी चुनाव नहीं लड़ेंगे और 2025 में भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके बाद ये कयास लगने शुरू हो गए कि जो जीतन राम मांझी है वो कहीं ना कहीं शायद उनको उतनी तवज्जो अमित शाह की तरफ से नहीं मिली है जितनी मिलनी चाहिए। अब इसके बाद जब ये 3-4 दिन बाद जब ये मुलाकात हुई है नीतीश और मांझी के बीच में, तब ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी पक रही है। हालांकि बिहार के अंदर खिचड़ी तो बहुत सारी पक रही है। खिचड़ी ये भी पक रही है कि नीतीश कुमार कोई मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बना के मुस्लिम वोटरों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। खैर, जीतन राम मांझी पे ही हम लोग अभी इस वीडियो में रहते हैं। उन्होंने पहले तो नीतीश कुमार के इस जातीय जनगणना या फिर जातीय सर्वे वाले मामले को लेकर उनको बधाई भी दी थी। हालांकि सवाल भी उठा दिया था कि जितनी गणना जो होनी चाहिए थी सही तरीके से वो नहीं हुई। रंजीत यादव जी लिख रहे हैं कि मांझी को बीजेपी 1 सीट देती है, वैसे नीतीश जी भी 1 ही सीट देंगे, वो भी ज्यादा नहीं देंगे। तो जातीय जनगणना वाले मुद्दे पे उन्होंने समर्थन किया, लेकिन उसकी आलोचना भी उन्होंने की कि जातीय जनगणना में सही तरीके से सभी जातियों की गणना नहीं हुई है और खास तौर पे दलितों की गणना नहीं हुई है, नहीं तो उनकी जो आबादी है वो 2% से भी ज्यादा होगी। अतुल अरोड़ा साहब जी लिख रहे हैं कि मांझी अवसरवादी नेता हैं। शुक्रिया अतुल अरोड़ा साहब। तो इसके बाद एक तो ये बात हो गई कि मांझी और नीतीश कुमार के बीच में लगभग 1 घंटे की मीटिंग हुई है, लेकिन कल का ही एक बयान है मांझी के बेटे का, वो और ज्यादा हैरानी भरा बयान है। दरअसल जो जीतन राम मांझी हैं ये दोनों हाथ में लड्डू लेकर राजनीति करने में माहिर हैं। वो एक ही दल को खुश नहीं करके रखते हैं। अब जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के साथ बैठक की, तो दूसरी तरफ संतोष सुमन जो उनके बेटे हैं और बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया। मनीष कुमार साहब जी का एक कमेंट है, लिख रहे हैं कि मांझी जी राज्यपाल बनना चाहते हैं। शुक्रिया मनीष कुमार साहब। तो संतोष सुमन ने नीतीश कुमार पे हमला बोलते हुए ये कहा कि तेजस्वी यादव को अविलंब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार की आबादी उनके कास्ट की केवल 2% है और सबसे बड़ी आबादी 14% यादव समुदाय की है। और अगर आप आबादी के हिसाब से ही अगर हक देना चाहते हैं तो पहले तो सबसे पहले आप
आप यादव समुदाय को दीजिए, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। और अगर आप ये नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि आप शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं, जैसा कि आपने पहले भी प्रयोग किया था कि दलित और महादलित, यानी कि आप लोग याद कीजिएगा जब नीतीश कुमार 2005 में सरकार में आए थे तब उन्होंने दलितों को भी बांट दिया था। ये ओबीसी ईबीसी तो दूर की बात है, दलित में भी वो महादलित खोज के लेके आए थे। तो नीतीश कुमार जाति में भी उपजाति खोजने में माहिर हैं। रंजीत यादव जी का एक कमेंट आया, लिख रहे हैं कि मांझी को नीतीश एक लोकसभा और बिहार में मंत्रिमंडल में हिस्सा देंगे। ये तो होना ही है, अगर मांझी अगर आते हैं तो लोकसभा में एक ही सीट मिलने वाली है, बदले में उनके बेटे को दोबारा से मंत्री बनाया जा सकता है, वो तो है ही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो संतोष सुमन ने कहा है कि नीतीश कुमार ने पहले दलितों को दलित में बांटा, उसके बाद नीतीश कुमार ने ओबीसी और ईबीसी में बंटवारा किया, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी दूसरे जातीय समुदाय को या फिर गुट को, ग्रुप को, समूह को वो कुर्सी नहीं दी। अतुल अरोड़ा लिख रहे हैं नीतीश कुमार आजीवन मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। जी उन्होंने, अतुल जी, नीतीश कुमार ने आजीवन मुख्यमंत्री बने रहने का प्रबंध अब कर लिया है इस जातीय जनगणना या सर्वे के माध्यम से। अब उनका जो अगला कार्यक्रम है नीतीश जी का, वो ये है कि वो एक मुसलमान उप मुख्यमंत्री बना के 17-18% मुस्लिम वोटर को अपने साथ लेना चाहते हैं। एक ही नेता पैदा करेंगे मुस्लिम समुदाय में, और एक ईबीसी से, एक बड़ा ईबीसी वर्ग है उससे एक उप मुख्यमंत्री बना के वो लगभग 50% से ऊपर के वोट बैंक को साधना चाहते हैं। उनको ये अच्छे से पता है कि कुछ जो जनरल कास्ट में 10% जो दिखाया गया है, 11% जो हिंदू जनरल कास्ट है, उसमें से भी 5% उनको मिल सकता है, क्योंकि वो थोड़ा ख्याल भी रखते हैं जनरल कास्ट वालों का भी। नीतीश कुमार ने काफी ख्याल रखा है, नहीं तो आप लोग ये समझिए ना कि बिहार में जो स्वर्ण समुदाय के विधायक हैं वो लगभग 25% के आसपास हैं। तो इससे तो एक बात ये पता लगती है। तो अब ऐसे में नीतीश कुमार ये प्रबंध कर रहे हैं। खबर ये भी आ रही है कि इसके लिए उन्होंने प्लान किया है कि जो दिवंगत शहाबुद्दीन हैं, जो सिवान के सांसद रहे हैं, उनकी पत्नी हिना साहब को वो राजनीति में कोई जगह देने का प्रयास कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि आप समझिए कि जो चंपारण के इलाके और सारण यानी छपरा, सिवान और गोपालगंज के इलाके में जो मुस्लिम समुदाय है वो राजद से थोड़ा खफा सा है, खासतौर पे जब से ये शहाबुद्दीन की मौत के बाद, मतलब पिछले साल नहीं, उसके पहले कोरोना हो गया था और उसमें कोई भी राजद का बड़ा पदाधिकारी मदद के लिए आगे नहीं आया था। तो ये एक बड़ा समीकरण नीतीश कुमार बना रहे हैं, और उसके साथ ये बीजेपी के जो घटक सहयोगी दल हैं उनको भी तोड़ने का प्रयास लगातार नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और अगर देखिए, अगर खुदा ना खास्ता अगर ये नीतीश कुमार इस समीकरण को बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान तेजस्वी यादव और लालू यादव को होगा। हालांकि तेजस्वी यादव और लालू यादव इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या करने का प्रयास कर रहे हैं।